हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ। पिछले 2-3 दिन से हम लोग लगातार नहीं जुड़ पाए हैं, क्लासेस नहीं ले पाया हूँ मैं। उसके पीछे थोड़े से पर्सनल कारण थे, लेकिन अब हमारा सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया है। आज अपन बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। हमारी मध्य प्रदेश की नदियों की सीरीज चल रही थी। इसके अंतर्गत हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की रिमेनिंग जो भी नदियां हैं वो सारी नदियों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। थोड़ा सा परेशानी का दौर चल रहा है, आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और परेशान हैं तो आपको थोड़ा सा तैयारी में आपका मन नहीं लग रहा होगा। हम थोड़े से विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, ये जो मौका मिला है, ये जो टाइम मिला है, इस टाइम का आप लोग सदुपयोग करें। जितना समय आप लोग दे सकते हैं अपने आप को अच्छा बनाने में, अच्छा बनाने पे ज़्यादा फोकस करें। साइड में हमारे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इन सब लोग क्या करें, थोड़े से दूर रहें। देखिए, हम लोगों ने मध्य प्रदेश की नदियों को पढ़ना स्टार्ट किया है और नदियों के अंतर्गत जब भी अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, नदियों का जो बेसिक है बेटा, ये बेसिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। बेसिक का मतलब क्या है, इनकी जो टर्मोलॉजी थी अपन ने पढ़ ली थी। हमने मध्य प्रदेश में जो अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्र को भी पढ़ लिया था कि कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं। इनमें हमने देखा था कि हम लोग जो गंगा अपवाह तंत्र है इसके बारे में बातचीत करेंगे। गंगा के साथ में हमारी जो यमुना है, यमुना के बारे में बातचीत करेंगे। नर्मदा, ये 3 मेजर रिवर सिस्टम हैं। इसके साथ में हमने यहाँ पर बातचीत की थी जो ताप्ती नदी तंत्र है, इस ताप्ती नदी तंत्र को देखेंगे। ताप्ती के साथ में अपन यहाँ पर जो माही नदी तंत्र है, इस माही नदी तंत्र को भी देखने वाले थे। तो हम मध्य प्रदेश की जो काफ़ी सारी नदियां हैं, इन सारी नदियों को देखेंगे। साथ में आपका जो गोदावरी नदी तंत्र है ना, इस गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है एमपी के अंतर्गत। ये भी मुख्य अपवाह तंत्र है एमपी के अंतर्गत। सबको बहुत बारीकी से देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमने एक रिवर पढ़ी थी, एक नदी पढ़ी थी जो बेसिकली हमारी यमुना रिवर सिस्टम की थी और इसे अपन जानते हैं चंबल के नाम से। चंबल नदी की हमने काफ़ी सारी बारीक बातें जो भी हैं लगभग सब कुछ देख ली थी हमने। आज हम लोग बात कर रहे हैं नदियों के अंतर्गत। हमारा जो टॉपिक है ये रहेगा हमारी नर्मदा। नर्मदा नदी को लेकर देखो, पहले तो कुछ जो मिथ हैं आप इनको देख लीजिए। अगर नर्मदा रिवर की जब भी अपन यहाँ पर बात करते हैं, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने का मतलब क्या है बेटा, ऐसे समझिएगा। देखो, नर्मदा मध्य प्रदेश की गंगा है, ये पॉइंट आपको बेटा हमेशा याद रखना है। ये मध्य प्रदेश की गंगा है और गंगा कहने का मतलब क्या है बेटा, ये जो आस्था है, इस आस्था के आधार पर, आस्था इसका क्या है बेटा, आधार है। आस्था के साथ में अगर आपसे कोई पूछता है कि लंबाई जो है, इस लंबाई के आधार पर और ये जो जल उपलब्धता है, इस जल उपलब्धता के आधार पर हमारी जो गंगा है मध्य प्रदेश की, वो नर्मदा है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है नर्मदा को लेकर, ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत में इसका 5वां स्थान आता है, 5th रैंक आती है नर्मदा नदी की। ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछा जाता है कि नर्मदा भारत में कौन से नंबर पर आती है बेटा, ये 5वें नंबर पर आती है। अगर अपन यहाँ पर बातचीत करें, गंगा के बारे में आपने पढ़ा है, यमुना के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा है, हमारी जो कृष्णा है इसके बारे में आपने पढ़ा है। हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, गोदावरी के बारे में बातचीत करते हैं, हम नर्मदा के बारे में बातचीत करते हैं। ये जो नदियाँ हैं बेटा, इनके बारे में आपने पढ़ा है। इसमें 5वें नंबर पर हमारी कौन आती है, नर्मदा नदी आती है। अब इसकी लंबाई और उद्गम को लेकर बड़े सवाल हैं बेटा। इसका जो उद्गम होता है नर्मदा नदी का, ये होता है अमरकंटक। इसका जो उद्गम होता है बेटा, ये होता है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पर है बच्चा पार्टी, ये हमारा आता है अनूपपुर जिले में। अमरकंटक कहाँ पर आता है बेटा, ये आपका आता है अनूपपुर, हमारा जो जिला है, इस अनूपपुर जिले के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और अमरकंटक से ये निकलने के बाद, इसके उद्गम से निकलने के बाद ये इस तरीके से पश्चिम में बहती है और पश्चिम में ये 3 राज्यों का सफ़र करती है। जैसे पहले हमारा ये मध्य प्रदेश है, इसको तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश से उद्गम हो रहा है तो इसमें तो बहेगी। इसके बाद बीच में आपके पास महाराष्ट्र हमारा आ जाता है
और लास्ट में इसका कौन आता है बेटा, गुजरात आता है। लास्ट में कौन आता है, गुजरात आता है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे जानते हैं, इसका जो क्षेत्र है इसका 89% के जो एरिया है ये हमारे एमपी में, 1% जो एरिया है ये महाराष्ट्र में, और 10% जो इसका अपवाह क्षेत्र है ये गुजरात में है। पूछा जा सकता है कि कितना प्रतिशत एरिया आपको कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में लगभग ये पूरा सफर इसका तय करती है। 89% जो इसका अपवाह क्षेत्र है, 89% जो इसका अपवाह क्षेत्र है, टोटल अपवाह क्षेत्र की आपसे यहाँ पर बात करूँ 91380, इतना किलोमीटर स्क्वायर क्या है बेटा इसका अपवाह क्षेत्र है। इतने क्षेत्र में ये बहती है। इसमें सबसे ज़्यादा 89% हमारे एमपी में, महाराष्ट्र में सिर्फ 1% थोड़ा सा हिस्सा जाता है, और गुजरात में 10%। गुजरात की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं। हमारा जो खंबात की खाड़ी है बेटा, इस खंबात की खाड़ी में जाके क्या करती है, जल डाल देती है। और खंबात की खाड़ी कहाँ पर आती है बेटा, जो अरब सागर है, इस अरब सागर में आपके पास अवस्थित है। मतलब हम एक चीज़ का अंदाजा और लगा सकते हैं, ये नदी उल्टी बहती है। उल्टी का मतलब क्या है, इसका जो उद्गम है बेटा ये अनूपपुर हमारा पूर्व में आता है, अनूपपुर पूर्व में आता है और पश्चिम की तरफ जाती है। तो पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्व से निकलती है लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा है, पश्चिमी है, हमारी नर्मदा नदी है। आप और यहाँ पे बातें याद रख सकते हैं बेटा, ये जो रिवर है ये व्रंश घाटी में है। ये क्या करती है, व्रंश घाटी में फ्लो होती है। व्रंश घाटी का मतलब क्या है, ये जो रिफ्ट वैली है, इस रिफ्ट वैली के सहारे बहती है हमारी नर्मदा नदी। रिफ्ट वैली के सहारे बहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे हमारा ये एमपी है, इस एमपी की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं। इस एमपी को आपने बहुत अच्छे से देखा है। इसमें बेटा एक आपको विंध्य लाइन दिखाई देती है, एक आपको सतपुड़ा मेकल लाइन दिखाई देती है। इसके बीच में नर्मदा रिफ्ट वैली है। और रिफ्ट का आपको पता है, जब दो स्थानों के बीच का कोई भूभाग नीचे धंस जाता है या दो स्थान कुछ ऊंचे उठ जाते हैं, उसे अपन किस नाम जानते हैं, रिफ्ट के नाम से जानते हैं। उसको अपन भ्रंश के नाम से जानते हैं। ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो उद्गम देखो बेटा कहाँ से हो रहा है, इसका उद्गम हो रहा है अनूपपुर जिले से। और अनूपपुर कहाँ पर बेटा, आपके पास अमरकंटक। अब इस अमरकंटक की एक खासियत है, खासियत क्या है, यहाँ से बेटा 3 नदियाँ निकलती हैं। 3 नदियों का मतलब क्या है, एक हमारी नर्मदा नदी निकलती है, एक इस तरीके से सोन नदी का उद्गम भी यहीं से होता है बेटा, और यहीं से एक सहायक नदी निकलती है, इसकी कौन सी, जोहिला। तो एक क्वेश्चन बनता है बेटा हमारे मध्य प्रदेश की जीके में, और क्वेश्चन ये बनता है ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है और 3 नदियों का उद्गम हो रहा है। आप अमरकंटक को याद रखेंगे, 3 नदियां, एक हमारी सोन, एक हमारी जोहिला, एक हमारी कौन सी बेटा आपके पास, नर्मदा। सिर्फ 2 किलोमीटर की डिस्टेंस से 3 नदियों का उद्गम यहाँ से हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका ये भी प्रीलिम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये परसेंटेज वाला एरिया आपसे पूछा जा सकता है, ये गंगा वाला एरिया आपसे पूछा जा सकता है। भारत में ये 5वें नंबर पर आती है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब नर्मदा की जो लंबाई है बच्चा पार्टी, इस लंबाई को लेकर, इस लेंथ को लेकर भी थोड़े से सवाल है बेटा। इसकी जो टोटल लेंथ है, अगर अपन टोटल लेंथ की बात करें, ये आपको देखने को मिलती है 1350 किलोमीटर। 1350 किलोमीटर बेटा इसकी टोटल लंबाई है। अगर अपन यहाँ पर बातचीत करें किसके बारे में, जो मध्य प्रदेश है, यहाँ बेटा ये 1077 किलोमीटर। अब एग्जैक्ट तो हमने मेजर नहीं किया है, लेकिन 1077 किलोमीटर आपको अधिकतर किताबों में देखने को मिलती है। कुछ किताबों में 1076 किलोमीटर भी देखने को मिलती है। एग्जामिनर दोनों को एक साथ पेपर में नहीं देगा। अगर दोनों को एक साथ पेपर में देता है, उस परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे 1077 को लगा देंगे। तो टोटल इसकी जो लंबाई है वो है 1350, और ये भारत की 5वें नंबर की नदी है। अगर इस लंबाई की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की पहली नदी है, पहले नंबर पर आती है एमपी में। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको बहुत सारे लेक्चर्स लाइव पढ़ा रहा हूँ। एमपीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी सारी क्लासेस मेरी चल रही हैं, तो कोड यूज़ करें गौरव लाइव i+ पर। बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो बेटा, ये एक बेसिक सा डाटा था नर्मदा नदी के बारे में। इसकी लंबाई आपने यहाँ पर पढ़ ली है। इसकी सहायक नदियाँ आपसे पूछी जाती हैं बेटा। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। 41 इसकी सहायक नदियाँ हैं। 22 और 19 से आपको यहाँ पर याद रखना है। इसका जो दायां तट है बेटा, इस दाएं तट से मिलती हैं कितनी, 22 नदियाँ।
और जो बायां तट है, इस बाएं तट से मिलती है कितनी बेटा, 19 नदियां। तो ये भी आपको याद रखना है कि कितनी इसकी सहायक नदियां हैं। जैसे आपने हिरण के बारे में सुना होगा, हिरण है ना, हिरण के साथ में हथनी, हिरण, हथनी, शक्कर, दूधी, तवा, ये बेटा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। कभी कभार क्या होता है, सहायक नदियों के नाम याद रखना काफ़ी फायदेमंद रहता है, क्योंकि पेपर में आ जाता है इनमें से ऐसी कौन सी नदी नहीं है जो इसकी सहायक नदी है। तो हिरण की बात करें, हथनी की बात करें, शक्कर की बात करें, दूधी, तवा, ये जो नदियां हैं ये इसकी फेमस क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं जो नर्मदा नदी को इतना क्या करती हैं, विशालकाय बनाती हैं। तो नर्मदा नदी के बारे में ये कुछ बेसिक सी बातें हैं बेटा, आप इनको याद रख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। गंगा क्यों कहलाती है, आस्था के आधार पर, लंबाई के आधार पर, जल उपलब्धता के आधार पर। इसको लाइफ लाइन ऑफ एमपी बोला जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा बेटा आपके पास कौन सी है, हमारी नर्मदा है। साथ में ये जो गुजरात है बेटा, इस गुजरात की भी लाइफ लाइन कहलाती है, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, ये गुजरात की भी जीवन रेखा कहलाती है, कौन सी आपके पास, हमारी नर्मदा नदी। तो इतनी सारी बातें आप लोग बेटा याद कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं। इसको एक बार मैप में ड्रॉ कर लेते हैं, और मैप में ड्रॉ करने के बाद आप आसानी के साथ काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं इसके आंसर ले पाएंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चल रहा होगा, सर आपने तो इसको पूरा लिख के बता दिया। बेटा ये जो लिख के बताया है ये आपको मेंस में बहुत ज़्यादा क्या करेगा, मदद करेगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये प्यारा सा एमपी है, बहुत प्यारा हमारा मध्य प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश का एक खाका तैयार कर लेते हैं। आप भी कोशिश करें रेगुलर बेसिस पे मैप बनाने की। ये हमारा अमरकंटक अनूपपुर है, और इस अमरकंटक अनूपपुर से जब हम इसको निकालते हैं तो इस तरीके से हमारी ये नदी फ्लो करती हुई जाती है, और इस तरीके से क्या करती है आपके पास बेटा, ये देखो 15 जिले। आपसे पूछा जा सकता है कितने जिले, बेटा 15 जिले हैं आपके मध्य प्रदेश के। इन 15 जिलों से ये गुजरती है। कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है, लेकिन नर्मदा हमारी 15 जिलों से गुजरती है। बेटा ये अनूपपुर है, इसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये अमरकंटक लिख देते हैं, और अमरकंटक आप सबको पता है ये अनूपपुर में है, अमरकंटक से निकलती है। इस तरीके से अपन बात करें जबलपुर के बारे में, नरसिंहपुर के बारे में, होशंगाबाद के बारे में, इधर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं उसी तरीके से हमारी ये नदी 15 जिलों में क्या करती है, फ्लो करती है। तो आपको 15 जिले याद रखने हैं। अगर आप याद रख पाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं रख पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा ये अमरकंटक में 2 जलप्रपात बनाती है। एक तो बनाती है बेटा कौन सा, कपिलधारा, कपिलधारा, और एक आपके पास बनाती है कौन सी, दुग्धधारा। तो ये 2 जलप्रपात बनाती है बेटा आपके पास अमरकंटक में, एक कपिलधारा और एक दुग्धधारा जलप्रपात आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा ये आगे बढ़ती है बेटा जबलपुर के साइड में, तो ये एक जब जलप्रपात बनाती है जिसे अपन जानते हैं किसके नाम से, भेड़ाघाट के नाम से। तो जबलपुर में एक भेड़ाघाट वाटरफॉल ये बनाती है, और बेसिकली ये आपके पास सफ़ेद वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर पाए जाने के कारण ये बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है बेटा, प्रसिद्ध है। और जब इसके पास आए पंडित नेहरू, और पंडित नेहरू जब इस वाटरफॉल पे पहुँचे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये कितना शालीन है, कितना शांत है, और कितना मनमोहक है हमारा ये वाइट जो वाटरफॉल है भेड़ाघाट वाला। और इसी के आधार पर इन्होंने बोला था कि भैया ये तो संस्कार धानी है। तो जबलपुर को बेटा संस्कार धानी बोला गया है, किसकी, मध्य प्रदेश की। तो आपसे पूछा जाए कि एमपी की संस्कार राजधानी कौन सी है, ये जबलपुर है। और कारण आपके पास क्या है, ये भेड़ाघाट है, ये संगमरमर, यहाँ पर वाइट संगमरमर पाए जाते हैं। तो आपको 2 तो ये याद रखने हैं कि कपिलधारा और दुग्धधारा ये अमरकंटक में है। ये दोनों बेटा 80 किलोमीटर जैसे ही निकलती है ना, इसकी दूरी की 80 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। तो यहाँ से आपके पास क्या करती है, ये 2 जलप्रपात बना देती है। बेटा यहाँ पर इसका जो मुंह है, इसका जो उद्गम है, ये उद्गम इस तरीके से है गाय के जैसा, तो ऐसा लगता है कि गौमुख से निकली हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम गौमुख है, गाय का जो मुंह होता है ना, ऐसी जगह है अमरकंटक में जहां से ये निकलती है पतली धाराओं के तौर पर, और धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते क्या करती है आपके पास, ये अपना विशाल रूप धारण कर लेती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है
उद्गम का गौमुख कौन सा है, मतलब जो उद्गम जगह है ना बेटा, यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं ये गाय की मुंह की तरह हमें दिखाई देती हैं, तो गौमुख से क्या होता है बेटा, इसका उद्गम होता है। आपको कपिल धारा, दुग्ध धारा, बेड़ाघाट, ये क्या रखने हैं बेटा, जलप्रपात याद रखने हैं, क्योंकि जलप्रपात पेपर में बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं बेटा, क्या कर पाएंगे आप लोग, याद रख पाएंगे। चलिए देखो, जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा, ये नदी की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, एक तो ये जल उपलब्धता इसकी बहुत ज्यादा है, जल उपलब्धता बहुत ज्यादा आपके पास है, साथ में क्या करती है, ये पर्यटन को बढ़ावा देती है। और पर्यटन को बढ़ावा देने का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो खंडवा की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, इस खंडवा में हम पुनासा के बारे में यहाँ पर बातचीत करें, खंडवा की जब भी बातचीत करते हैं, पुनासा की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कृत्रिम वो बना रहे हैं, कृत्रिम द्वीप बना रहे हैं, और कृत्रिम द्वीप बना के हम लोग क्या कर रहे हैं, जल जो पर्यटन है, वाटर जो टूरिज्म है, इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कृत्रिम आपके पास द्वीप है, जो आइलैंड आपके पास है आर्टिफिशियल, ये हम लोग बना रहे हैं सिंगापुर जैसे। सिंगापुर में आपको बहुत सारे कृत्रिम आइलैंड आपके यहाँ पर क्या होंगे, देखने को मिल जाते हैं। तो कपिल धारा आप लोग याद रखेंगे, दुग्ध धारा आप लोग याद रखेंगे, और भेड़ाघाट आपके पास, जिस भेड़ाघाट जलप्रपात को आप लोग क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। यहाँ से इसका बेटा क्या होता है, उद्गम होता है, और उद्गम होने के बाद ये जो खंबात की खाड़ी है, मान लेते हैं ये हमारी क्या है बेटा, ये खंबात की खाड़ी है, इस खंबात की खाड़ी में जाकर, ये जो खंबात की खाड़ी है, इस खंबात की खाड़ी में जाके अपना पानी डाल देती है। और इसकी बेटा 41 सहायक नदियां हैं, 41 इसकी क्या है बेटा, सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब देखो, जब भी अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं नर्मदा नदी के बारे में, इस पर काफी सारी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं बेटा। सहायक नदियां मैंने आपको बता दी हैं, आप सहायक नदियों का नाम याद रख सकते हैं। आप हिरण नदी का याद रखिए, है ना, हिरण नदी का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। हिरण के साथ में हथनी नदी का आपको याद रखना है, दूधी नदी आपको याद रखना है, मान जो रिवर है, शक्कर, है ना, मान, शक्कर, तवा, ये जो सहायक नदियां हैं ये इसी की सहायक नदियां हैं। लगभग 41 सहायक नदियां हैं, 41 सहायक नदियों से मिलकर बनी है हमारी नर्मदा नदी, याद रख सकते हैं। जब देखो बेटा नर्मदा नदी के बारे में बातचीत करते हैं, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हम रिवर वैली जो प्रोजेक्ट हैं, इन रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बातचीत ना करें। इस पर काफ़ी सारी परियोजनाएं चल रही हैं, बड़ी, मध्यम और आपके पास छोटी छोटी बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। हमें ज़्यादा परियोजनाओं के बारे में बातचीत नहीं करनी है, हम सिर्फ 2 परियोजनाओं के बारे में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। जैसे कि एक तो आपको याद रखना है इंदिरा सागर, पूछा जाता है कि जो इंदिरा सागर परियोजना है, ये इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर है बेटा, ये हमारी नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर, और आप सबको पता है कहाँ पर है बेटा, ये खंडवा, है ना, खंडवा जिले में आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा चर्चा का मुद्दा क्या है बेटा, चर्चा का मुद्दा है आपके पास सरदार सरोवर परियोजना। सरदार जो सरोवर आपके पास परियोजना है, ये सरदार सरोवर परियोजना ये आपको देखने को मिलती है कहाँ पर, जो गुजरात है, इस गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। और ये चर्चा में क्यों है, देखो बेटा, ये जो डैम बनाया गया है ना, इस डैम की जो ऊंचाई थी ये स्टार्टिंग में 122.5 मीटर थी, लेकिन इसको बढ़ाकर अब कर दिया है 138.5 मीटर। मतलब क्या है, पहले ये डैम कम ऊंचा था, अब इस डैम की ऊंचाई को बढ़ा दिया गया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो डैम होते हैं ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए एक खतरा तो बने रहते हैं। हालांकि पर्यावरण के लिए लाभकारी भी हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए क्या है, ये खतरा भी है। खतरा क्यों है, देखो बेटा, ये डैम की ऊंचाई इतनी सारी है और ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण इसमें जो पानी की मात्रा है बेटा, ये पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, अगर किसी कारण बस मान लीजिए यहाँ पर हमें भूकंप देखने को मिल सकता है, अगर गलती से भूकंप आ गया, या यहाँ पर इसके जो गेट हैं ये गेट खुल गए अचानक, तो ये पानी क्या करेगा, एकदम से बाहर निकलेगा। और इतना पानी जब एकदम से बाहर निकलेगा तो पूरे एरिया को क्या कर देगा बेटा, ये बर्बाद कर देगा। तो यहाँ नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित अपन यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, जो मेघा पाटेकर हैं। आपने इन मेघा पाटेकर का नाम सुना होगा, बार बार पूछा जाता है कि मेघा पाटेकर कौन है। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। एक और बात आपको याद रखना है बेटा, 1984-85 1984 और 85 से नर्मदा संरक्षण परियोजना चल रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो नर्मदा संरक्षण परियोजना है
ये कब से चल रही है? ये 1984 और 1985 से चल रही है। आपको इसको क्या रखना है? याद रखना है। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई एक पर्यावरणविद हैं और ये हमेशा प्रयास करती रहती हैं कि भैया इस डैम की ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर भूकंप आया तो ये क्या कर देगा? इस एरिया को बर्बाद कर देगा। अगर गेट खुले तो इस एरिया को क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। और देखो नुकसान तो और भी काफ़ी सारे हैं बेटा, पर इनके बेनिफिट भी बहुत सारे रहते हैं, इसलिए डैम बनाना तो क्या है? जरूरी है। अब जो सरदार सरोवर परियोजना है, इसकी जब भी अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं बेटा, कुछ स्टेटों के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे हमारा जो गुजरात है, अभी गुजरात में तो है, सीधी सी बात है। गुजरात के अलावा हमारा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अलावा हमारा एमपी, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसके मोस्ट बेनिफिशरीज है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट बेटा किसको मिलता है? गुजरात को मिलता है। गुजरात को सबसे ज़्यादा इससे बेटा पानी मिलता है। गुजरात को सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? पानी मिलता है। सबसे ज़्यादा बिजली किसको मिलती है बेटा? जब भी अपन यहाँ पर बिजली की बात करते हैं तो बिजली मिलती है मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र को। दोनों चीज़ें क्या मिलती है? कम मिलती हैं। चाहे भले अपन पानी की यहाँ पर बातचीत करें और चाहे किसकी बात करें बेटा? बिजली की बात करें। इसका एक और बेनिफिशियरी है, वो हमारे पास कौन है? राजस्थान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सरदार सरोवर जो परियोजना है इससे कौन कौन संबंधित हैं, कौन कौन से राज्य हैं? अब हमको तो लगता है कि सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है, तो ये तीनों इसके क्या होंगे? बेनिफिशियरी होंगे। नहीं, यहाँ हमारा जो एक नंबर है ये कट जाएगा और प्रीलिम्स में हमारे बाहर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आपको याद रखना है सरदार सरोवर परियोजना का जो बेनिफिट है ये 4 राज्यों को मिलता है। राजस्थान क्या मिलता है इसको बेटा? इसको मिलता है वाटर। इसकी सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं? राजस्थान में इरिगेशन जो लैंड है उस लैंड को बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है राजस्थान हमारा उस क्षेत्र में आता है जहां बारिश कम होती है, तो कोशिश ये की जाती है कि कैसे भी करके यहाँ पर जो पानी का सप्लाई है इस पानी के सप्लाई को बढ़ाया दिया जाए। ऊपर से आने वाली नदियों से पानी भी इसको दिया जाता है और हमारी जो पेनिनसुलर रिवर है इसका पानी भी पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो सरदार सरोवर परियोजना बेटा गुजरात में है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ये जो डैम है इसकी ऊंचाई पहले कितनी थी? 122.5 मीटर थी। अब इसकी ऊंचाई कितनी कर दी गई है? 138.5 मीटर कर दी गई है। इससे नुकसान क्या हो सकता है? अगर गलती से यहाँ पर भूकंप आता है तो ये जो एरिया है बेटा, ये एरिया क्या हो जाएगा? परेशान करेगा, पानी फैलेगा। दूसरा क्या हो सकता है? अगर अचानक से बहुत ज्यादा पानी का अमाउंट आ गया, गेट खोले, तो ये सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे बेटा? भाग जाएंगे। तो मेघा पाटेकर इस आसपास जो गांव आते हैं इन गांव के लोगों के पुनर्वास को लेकर क्या कर रही हैं? प्रयासरत हैं कि भैया इनको क्या किया जाए? रिहेबिटेट किया जाए, इनको दूसरी जगह सेटल किया जाए। नहीं तो इन लोगों के जीवन की रक्षा कौन करेगा? ये तो गरीब लोग हैं, इनकी आवाज को कोई सुनता नहीं है। हम तो राजनेता लोग हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेघा पाटेकर का नाम आपको याद रखना है। नर्मदा संरक्षण परियोजना आपको यहाँ पर याद रखनी है। पर्यावरण को खतरा आपको याद रखना है। सरदार सरोवर डैम से बेनिफिट इन 4 राज्यों होगा, ये भी आपको याद रखना है। और ये दोनों परियोजनाएं आप लोग याद रखिएगा कि हमारी जो नर्मदा नदी है इस नर्मदा नदी पे आपको देखने को मिलती है। बेटा हम लोग डिस्कशन में बहुत ज़्यादा आपके पास आगे आ गए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा रह गया है नर्मदा नदी को लेकर। इसके कुछ अन्य नाम हैं, इसके जो अन्य नाम हैं अपन एक बार क्या करते हैं इनको भी देख लेते हैं। ये जैसे आपने रेवा, मेकल सुता, है ना, नामोदास, ये नाम आपने सुने होंगे। तो नर्मदा नदी के जब भी अपन अन्य नामों की यहाँ पर बातचीत करते हैं कि अन्य नाम कौन कौन से हैं, आपको याद रखना है रेवा। रेवा बेटा इसी को बोला जाता है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है नामोदास। बेटा जो नामोदास नाम है ये इसको टॉलमी ने दिया है। पूछा जा सकता है कि जो नामोदास नाम है ये किसने दिया है? ये टॉलमी ने दिया है। साथ में आपको याद रखना है इसको मैकल सुता भी बोला जाता है। मैकल जो सुत है या मैकल सुता है बेटा वो इसी को बोला जाता है। तो नर्मदा नदी के ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ये रेवा इसी का नाम है, नामोदास इसका नाम है, मैकल सुता इसका नाम है। एक आपको याद रखना है भार्गवी। भार्गवी भी इसी को बोला जाता है, जो भार्गव ऋषि थे उनकी पितरी, है ना। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखना है किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में। अब देखो आप लोग परेशान हो रहे होंगे, इस नदी के द्वारा ही बेटा क्या होता है कि हमारा जो होशंगाबाद वाला आपके पास रीजन है, इस होशंगाबाद क्षेत्र की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं। होशंगाबाद में, या मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ किसके बारे में? खंडवा। या अपन यहाँ पर बात करें किसके बारे में? खरगोन। ये 3 क्षेत्र आपके पास ऐसे हैं जहाँ जो हमारी नर्मदा नदी है इस नदी के द्वारा जो रेवाइंस आपके पास होते हैं, इन रेवाइंसों का
या खड्डे आपके पास जो हैं, इन खड्डों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी मृदा अपरदन करती है क्या? बेटा बिल्कुल करती है। ये 3 जिले आपके पास जो हैं, होशंगाबाद, खंडवा और खरगोन, इससे क्या है, ज़्यादा प्रभावित है। अगर पूछा जाए कि एमपी की कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन करती है, बेटा चंबल लगाना ही लगाना है। चंबल नहीं मिलता है उस परिस्थिति में आप लोग क्या कर सकते हैं, नर्मदा नदी को भी लगा सकते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो अगर आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से हमें यहाँ पर शहर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं बेटा। जैसे आपने देखा होगा हमारा जो ओमकारेश्वर है, ये ओमकारेश्वर तो आपसे पूछा जा सकता है बेटा। ओमकारेश्वर आपको यहाँ पर याद रखना है। ये बेटा हमारा क्या है, एक जो जब भी अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं ना ज्योतिर्लिंगों के बारे में, तो हमारा क्या है बेटा, ये ज्योतिर्लिंग है। और ज्योतिर्लिंग आप सबको पता है हमारे एमपी में 2 हैं। एक हमारा कहाँ पर है बेटा, उज्जैन में है, जो आपके महाकालेश्वर है। ये ओमकारेश्वर आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, हमारा जो खंडवा है, इस खंडवा में। तो खंडवा में बेटा ओमकारेश्वर है। ये आपको क्या रखना है, थोड़ा सा याद रखना है। आप याद रख सकते हैं कि हमारा जो जबलपुर है, इस जबलपुर पे जो भेड़ाघाट है, वो भेड़ाघाट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहीं पर मंदिर हैं बेटा, काफ़ी सारे मंदिर हैं भेड़ाघाट के आसपास। तो नर्मदा नदी हमारी जो है, इस नर्मदा नदी पर बेटा आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे, डैम देखने को मिल जाएंगे, वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे। मतलब पर्यटन की दृष्टि से नर्मदा नदी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। और बेसिकली आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी आपके पास जो है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम करती है। और वो ये है कि जो उत्तर भारत की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, उत्तर भारत, और अपन बात करते हैं किसका, दक्षिण भारत। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक जल विभाजक का जो काम करती है, वो हमारी नर्मदा नदी करती है। आई होप आप इतनी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे। ये हमारी देखो बेटा मध्य प्रदेश की नदियां चल रही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बारीक बारीक बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिनको हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। अगर आपको इनको लेकर कोई भी शिकायत है, अगर आपको इनको लेकर कोई भी डाउट है, आप मुझे ज़रूर बताएं कि सर आपने ये यहाँ पर नहीं बताया है। चलिए, नर्मदा नदी पढ़ने के बाद अपन यहाँ पर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी सोन नदी के बारे में। अगली हमारी जो नदी है बेटा आज की, वो आपके पास क्या है, ये सोन नदी है। जब भी अपन सोन नदी के बारे में जानते हैं बेटा, पहले अपना जो पढ़ने का तरीका है, सारी जानकारी देख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। देखो सोन नदी का बेटा जो उद्गम होता है, 2 चीज़ें। पहले तो एक अपन उद्गम के बारे में बातचीत करते हैं। हमारी ये जो नदी है, इसका उद्गम आप सबको पता है, जो अमरकंटक है, इस अमरकंटक से होता है। अमरकंटक कहाँ पर, अनूपपुर। इसके समापन की जब भी अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, सोन नदी का जो समापन है, ये बेटा आपको देखने को मिलता है हमीरपुर, है ना। अपन यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, अपन बात करते हैं पटना। और पटना के निकट बेटा आपके पास क्या है, ये है हमीरपुर। बेसिकली पहले आपके पास ये पटना में जाके मिलती थी, लेकिन अब जो मेन आपका पटना है उससे थोड़ा सा दूर हो गया है। 20 किलोमीटर के आसपास दूर पड़ता है आपके पास कौन सा, हमीरपुर। जैसे आपने प्राचीन समय में पढ़ा होगा कि इधर से ये आपके पास गंगा नदी आती है और इधर से सोन नदी आती है। गंगा और सोन का आपके पास जो संगम है, इस पर बसा हुआ था हमारा कौन सा, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र बेटा जहाँ पर था, अब ये नदी उससे थोड़े से दूर, मतलब शहर आपका थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो समापन है बेटा, ये गंगा नदी में होता है। और गंगा नदी में कहाँ पर होता है बेटा, आपके पास जो पटना हमीरपुर है यहाँ पर। तो उद्गम की बेटा जब भी बात करते हैं, आपको याद रखना है अमरकंटक हमारा अनूपपुर है। समापन की बात करेंगे, हमीरपुर आपको याद रखना है। और हमीरपुर में कहाँ पर, गंगा नदी में। इसकी लंबाई बेटा बहुत पूछी जाती है, ये 780 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई पूछी जाएगी, ये 780 किलोमीटर आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। और एक और बात आपको याद रखनी है कि जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी में दक्षिण की तरफ से आने वाली, है ना बेटा, क्वेश्चन पूरा लिखता हूँ, कि दक्षिण से आकर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, हमारी सोन नदी है। इसका उद्गम बेटा देखो साउथ से होता है और ये उत्तर की तरफ आपके पास क्या होती है, जाती है। जब भी सोन नदी के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं बेटा, इसका जो प्राचीन नाम है,
ये प्राचीन नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसको अपन बेटा स्वर्ण नदी के नाम से जानते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो स्वर्ण नदी है ये कौन सी है, बेटा स्वर्ण नदी हमारी स्वर्ण नदी है, और पुराणों में इसको अपन स्वर्ण नदी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। याद रखना है आपको। बेटा इस पर एक डैम बना हुआ है। जब भी अपन यहाँ पर बात करते हैं, शहडोल में देवलौंद है, इस देवलौंद में इस पर आपके पास क्या बना है, डैम बना हुआ है। और बेसिकली ये जो डैम है ये मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा डैम है। आपसे पूछा जा सकता है कि मिट्टी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा जो डैम है ये कौन सा है हमारा बेटा, ये सोन नदी पर है। और आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, शहडोल की हम बात करते हैं, शहडोल की देवलौंद में। देखो बेटा ये जो नदी है ये आपकी बेसिकली 3 राज्यों में फ्लो होती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, हमारा जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर कौन सा है बेटा आपका उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन सा है बेटा आपके पास बिहार। तो ये 3 राज्य आपको याद रखने हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ पर सोन नदी का आपको क्या होता है बेटा, देखने को मिलता है, आपका क्या प्रवाह या अपवाह। देखो इस पर बेटा एक परियोजना है बाणसागर परियोजना। पूछा जाता है कि जो बाणसागर परियोजना है ये क्या है, ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। और 3 राज्यों का, 3 राज्य कौन कौन से हैं बेटा, आपका जो एमपी है ये एमपी के साथ में हमारा जो यूपी है ये यूपी, और साथ में हमारा जो बिहार है ये बिहार। ये तीनों के तीनों बेटा क्या होते हैं, इसमें इस परियोजना से लाभार्थी हैं। तो सोन नदी के बारे में जितने सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं अपन ने पिक कर लिए हैं। सोन नदी लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक। समापन कहाँ होता है, गंगा नदी। पटना की हम जब भी हम बेटा पटना में, ये दीनपुर है बेटा, है ना, हमीरपुर नहीं है बच्चा पार्टी, ये दीनपुर है, सॉरी ये दीनपुर नहीं है, सॉरी हमीरपुर नहीं है, दीनपुर है। दीनपुर पटना में जाकर क्या होती है बेटा, ये मिलती है। ये दक्षिण से जाकर, मतलब दक्षिण की तरफ से बहने वाली नदी है कि दक्षिण इसका क्या होता है बेटा, उद्गम होता है। और कहाँ जाती है, उत्तर की तरफ। ये सबसे बड़ी नदी है कौन सी बेटा, गंगा की। आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर याद रख लेंगे। इसके साथ में आपको याद रखना है कि इसका प्राचीन नाम क्या है, स्वर्णवती है। शहडोल में आपको याद रखना है, ये जो आपके पास बाणसागर परियोजना इसका मुख्यालय है, और मिट्टी से बना सबसे बड़ा जो डैम है बेटा आपको यहीं पर देखने को मिलता है। याद रखना है इस चीज़ के लिए। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, जोहिला नदी आपको यहाँ पर याद रखनी है। जोहिला जो है ये सोन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो बेटा आप लोग क्या करेंगे, जोहिला नदी को याद रखेंगे। ये हमारी सोन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की कहानी कि और हमारी कौन सी नदियां आपको यहाँ पर पढ़नी हैं। ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ ये जो मध्य प्रदेश की नदियों की सीरीज चल रही है ये आपको समझ में आ रही होगी, और आप इससे जो बेसिक क्वेश्चन है बेटा प्रीलिम्स में, मेंस में, आप इन सबको क्या कर पा रहे होंगे, निकाल पा रहे होंगे। बेटा नदी घाटी परियोजना आपका एक अलग से टॉपिक है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर नदी घाटी परियोजना को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, बेटा ये मैं आपको पढ़ाऊंगा साथ में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो तीसरी नदी है बेटा आज की, और ये नदी आपके पास कौन सी है, ये है ताप्ती। ताप्ती नदी के अपन यहां पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, ताप्ती नदी को अपन सूर्य पुत्री के नाम से जानते हैं। पूछा जा सकता है कि सूर्य पुत्री आपके पास कौन है, ये ताप्ती नदी है। इसके भी 2 क्वेश्चन। उद्गम बेटा जो उद्गम होता है ये होता है बैतुल। बैतुल की अपन यहाँ पर बात करते हैं। जो मुल्ताई है बैतुल में, कहाँ पर बेटा, जो हमारा मुल्ताई है यहाँ से। और इसके समापन की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं। इसका जो माउथ है, इस माउथ की अपन बातचीत करते हैं बेटा। ये आपको देखने को मिलेगा हमारा जो अरब सागर है, इस अरब सागर में जाके क्या करती है, ये अपना पानी यहाँ पर डाल देती है। ये जो नदी है बेटा ये 3 राज्यों में फ्लो करती है। अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं हमारा जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के साथ में ये जाती कहाँ पर आपके पास, जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र में। और फिर ये जाती कहाँ पर बेटा आपके पास, जो गुजरात है, इस गुजरात में। तो ये जो नदी है इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि लगभग इसका जो मोस्टली पार्ट है बेटा
ये मोस्टली पार्ट फ्लो कहाँ पर होता है, ये मोस्टली इसका जो पार्ट है ये महाराष्ट्र में आपको क्या होगा देखने को मिल जाता है। टोटल लंबाई आपसे पूछी जा सकती है बेटा, इसकी जो लंबाई है ये लंबाई आपको याद रखनी है, ये है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। एक और खासियत आपको याद रखनी है, ये भी बेटा क्या करती है, ये जो नदी है ये पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है, ये पूरब से क्या करती है, ये पश्चिम की तरफ जाती है, आपको याद रखना है। मतलब इसका जो उद्गम है ये पूर्व में होता है और ये पश्चिम की तरफ क्या करती है फ्लो होती है। बेसिकली ये 3 काम कर रही है बेटा, क्या काम कर रही है, जैसे देखिए अगर MH और MP की बातचीत करें, इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है। आपके पास जो महाराष्ट्र और गुजरात है, इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है। और आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जो ताप्ती नदी है, इस ताप्ती नदी पर एक परियोजना है, उकाई परियोजना, बहुत पूछी जाती है बेटा। जो उकाई परियोजना है, ये उकाई परियोजना किस नदी पर है, ये ताप्ती नदी पर है। कहाँ पर है बेटा, ये गुजरात में है। कहाँ पर है, ये गुजरात में। तो पूछा जा सकता है कि उकाई जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर है और कहाँ पर है। आपको याद रखना है उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है। देखो उद्गम हो रहा है बेटा बैतुल मुल्ताई से, लंबाई कितनी है 724 किलोमीटर है। समापन कहाँ पर है, अरब सागर। और अरब सागर कहाँ पर बेटा, आपके पास जो गुजरात है, इस गुजरात की अपन यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, बातचीत करते हैं गुजरात में। ये कहाँ से निकलती है, ये पूर्व से निकलती है, पश्चिम की तरफ आपके पास जाती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा बनाती है। आपको क्या रखना है, याद रखना है बेटा। एक शहर है, इस शहर को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बुरहानपुर। MP से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। बुरहानपुर कौन सी नदी के किनारे है बेटा, ये आपकी जो ताप्ती नदी है, इस ताप्ती नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा बेटा। इसको आप लोग खान देश के नाम से जानते हैं, खान देश के नाम से आप लोग जानते हैं, या जो बुनकरों का शहर है, इस बुनकरों के शहर के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग बोला जाता है, कि जो गंजेड़ी हैं इनका स्वर्ग कौन सा है। और हैंडलूम का हब है, हमारा जो हैंडलूम है इसका हब है मध्य प्रदेश में। जो केले हैं, बनाना आपके पास जो है, इस बनाना का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है हमारा बुरहानपुर है। तो बेटा ये थोड़ी सी बातें हैं किसके बारे में, ताप्ती नदी के बारे में। देखो अब ये जो नदियां हैं इनसे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, और कम क्वेश्चन बनते हैं इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट डेटा है अपन क्या कर रहे हैं, इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना है। अगर कोई भी डाउट आपके मन में आते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर आपके द्वारा ये जो चीज़ है वो यहाँ से आपकी कवर नहीं की गई है। तो बेटा देखो 3 राज्यों में फ्लो होती है, एक आपका मध्य प्रदेश, एक हमारा महाराष्ट्र, एक अपना गुजरात। उद्गम है बैतूल से, समापन है अरब सागर, लंबाई ये है। थोड़ी सी बातें आप लोग क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे से थोड़ी सी कहानी और। देखो बेटा 2 और इंपॉर्टेंट नदियां हैं MP की, जिनके बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। इसके अलावा पढ़ना तो सारी नदियों के बारे में है, पर जो 2 नदियां हैं अपन क्या करते हैं, इनको और थोड़ा सा देखते हैं। सॉरी, देखो बेटा एक है बेतवा। बेतवा नदी की जब भी अपन यहां पर बातचीत करते हैं बेटा, इसकी 2 बातें। सबसे पहले उद्गम, और उसके बाद बेटा समापन। ये तो आपको याद रखना ही रखना है हमेशा। जब भी आप लोग कोई नदी पढ़ते हैं आपको उद्गम और समापन याद करना ही करना है। जब भी बात करते हैं बेटा, जो हमारा कुमरा गांव है, कुमरा गांव कहाँ पर है बेटा आपके पास, ये है रायसेन में। इस कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। समापन होता है बेटा इसका होता है हमीरपुर में। ये जाती है कहाँ पर बेटा आपके पास, जो हमीरपुर है। और हमीरपुर बेटा कहाँ पर है आपके पास, यूपी में कौन सी नदी में, ये जो यमुना हमारी नदी है, इस यमुना नदी में जाके क्या हो जाती है, ये मिल जाती है। इस अगर बेतवा के प्राचीन नाम की अपन यहाँ पर बातचीत करें तो बेटा ये बेत्रवती के नाम से जानी जाती है। बेत्रवती किस नदी का प्राचीन नाम है, और प्राचीन नाम का मतलब क्या है, इसको जो पुराण हैं इन पुराणों में या हमारे जो शास्त्र हैं इन शास्त्रों में इसके नाम से बुलाया गया है, बेत्रवती के नाम से। देखो बेटा इस नदी की इंपॉर्टेंस क्या है,
इसको अपन ह्यूमन इंटरवेंशन इतना ज़्यादा यहाँ पर हो गया है कि जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण आपके पास क्या है बेटा, आधार है, और प्रदूषण के आधार पर गंगा बोला जाता है इसको मध्य प्रदेश की। ये गंगा है बेटा किसकी, मध्य प्रदेश की, लेकिन किसके आधार पर, प्रदूषण के आधार पर आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है बेटा, देखो हमारा जो भोपाल है, इस भोपाल को लेकर बहुत सारे सवाल चलते हैं। बेसिकली आपके पास ये जो कि कौन सी नदी के किनारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन सी नदी के किनारे आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बेटा बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती हैं, तो अपन दो नदियों के बारे में बातचीत करते हैं। एक तो हमारी बेटा आपके पास क्या है, जो सिंध नदी की अपन यहाँ पर बातचीत करेंगे, एक अपन बेतवा नदी की यहाँ पर बातचीत करेंगे। इन दोनों का जो एक तरीके से जॉइंट है, मतलब दो नदियों के किनारे आपको यहाँ पर क्या होता है बेटा, हमारा भोपाल देखने को मिलता है। ये पॉइंट शायद आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा कि बेतवा नदी आपके पास जो है और सिंध हमारी जो नदी है, इसके संगम पर आपको सिंध नहीं बेटा, पार्वती है ना बेटा, जो पार्वती नदी आपके पास है, पार्वती नदी और बेतवा नदी की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं। इन दोनों के किनारे पर आपको क्या रहेगा, भोपाल देखने को मिलता है। बेटा बेतवा नदी के काम आपको कुछ याद रखने हैं क्या, एक तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश है, इसकी सीमा बनाती है। एमपी और उत्तर प्रदेश का क्या करती है, बॉर्डर बनाती है। साथ में आपको याद रखना है जो बुंदेलखंड हमारा है, इस बुंदेलखंड का जो बुंदेलखंड हमारा है, इस बुंदेलखंड की ये गंगा कहलाती है। कि बुंदेलखंड की पवित्रतम नदी कौन सी है, हमारी बेतवा नदी है। आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके किनारे बेटा काफी प्राचीन शहर हैं, जैसे अपन सांची के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं। हमारा जो सांची है वो इसी के किनारे है। सांची हमारा अशोक जो स्तूप हैं, इन अशोक ने बौद्ध यहाँ पर जो स्तूपा बनाए थे, इनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आता है। तो सांची कहाँ देखने को मिलेगा बेटा आपको, ये हमारी जो बेतवा नदी इसके किनारे देखने को मिलता है। बेटा सांची आता रायसेन जिले में है, लेकिन पास में पड़ता है कहाँ से बेटा, आपके पास जो हमारा विदिशा है इस जिले से। तो सांची आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर सांची के अलावा मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ, हमारा बेटा जो चंदेरी है, ये चंदेरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चंदेरी आपको इसी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। और चंदेरी के जो किले हैं, यहाँ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जो पहला जौहर है, इस जौहर के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। चंदेरी की साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, हमारी बेतवा नदी के किनारे। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर बातचीत करें बेटा, तीसरा जो स्थल है ये आपको देखने को मिलेगा ओरछा। ओरछा हमारा जो है बेटा, ये भी सांची जो हमारा बेतवा नदी है, इस बेतवा नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। बेतवा नदी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बेटा। ये प्रदूषण के आधार पर एमपी की गंगा है, बट पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, आपको याद रखना है। इसका जो उद्गम है ये हमारा जो कुमरा गांव है, इस कुमरा गांव की बातचीत करते हैं रायसेन। समापन होता है हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। पुराणों में इसको बेतरवती के नाम से क्या होता है बेटा, जाना जाता है। आपको याद रखना है। जब भी अपन यहाँ पर बेतवा नदी की बेटा बातचीत करते हैं, इस बेतवा नदी पर एक परियोजना है, ये बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है बेटा, फेमस है। जो हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ, रानी लक्ष्मीबाई, आपने पढ़ा होगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त परियोजना है, ये किस नदी पर है बेटा, ये बेतवा नदी पर है। ये किस किस की संयुक्त परियोजना है, ये यूपी आपके पास जो है और एमपी आपके पास जो है, इन दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। तो बेतवा नदी के बारे में जितनी सारी बातें आपको यहाँ पर जानना चाहिए, लगभग सारी बातें आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर ली हैं, जान ली हैं। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि जो बेतवा नदी है, इस बेतवा नदी की लंबाई कितनी है, क्या लंबाई लेकर चलती है हमारी बेतवा नदी, आपको क्या करना है, मुझे बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ी सी कहानी। और इतनी सारी नदियां अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, तो बेटा इनकी सहायक नदियां थोड़ी सी आपको याद करते चलना है। सिंध की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, या पाहुज की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं। ये कुछ सहायक नदियां हैं बेटा, इनकी सहायक नदियां आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। और सहायक नदियां बेटा कभी कभार क्या होता है, पेपर में पूछ ली जाती हैं। अपन बात करते हैं किसके बारे में, एक और नदी हमारी है, ये है बेटा आपकी क्षिप्रा रिवर। इसको कैसे भूल सकते हैं बेटा, मालवा की गंगा है, मालवा की गंगा है। क्षिप्रा किस नाम से जाना जाता है, ये मालवा की गंगा के नाम से आपकी जानी जाती है।
उद्गम कहाँ से होता है बेटा? उद्गम आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उद्गम। ये होता है काकरी बरडी पहाड़ी, आपको याद रखना है। जो काकरी और बरडी पहाड़ी है, यहाँ से आपके पास इसका क्या हो रहा है बेटा? उद्गम हो रहा है। कहाँ पर है सर आपके पास? बेटा इंदौर में है। कहाँ पर है बेटा? ये इंदौर में है, काकरी बरडी पहाड़ी। समापन कहाँ पर होता है इसका? अगर समापन के बारे में आपसे बातचीत करते हैं बेटा, समापन होता है हमारी जो चंबल रिवर है, इस चंबल रिवर में, चंबल नदी में जाके अपना पानी डाल देती है। बेटा लंबाई आपसे कोई पूछ सकता है, लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर है। क्या है बेटा? 195 किलोमीटर लंबी है हमारी कौन सी? क्षिप्रा नदी। मालवा की गंगा कहलाती है, मालवा की गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके किनारे हमारा शहर है उज्जैन। बेटा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। बेटा इसके किनारे हमारा क्या लगता है? कुंभ। आपने जो कुंभ है बेसिकली महाकुंभ है, इस महाकुंभ का यहाँ पर क्या होता है बेटा? आयोजन होता है। इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिंहस्थ के नाम से। और ये हर 12 साल में आफ्टर 12 ईयर क्या होता है? इसका आयोजन किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है 2016 में जो सिंहस्थ आपके पास लागू किया गया था, ये अभी तक का सबसे बड़ा पर्व है, अभी तक का सबसे बड़ा आयोजन है। किसमें? सिंहस्थ में। तो देखो बेटा क्षिप्रा नदी की यहाँ पर बातचीत करते हैं। उद्गम होता है इसका जो काकरी बरडी पहाड़ी है, ये कहाँ? हमारा इंदौर। लंबाई इसकी कितनी है? 195 किलोमीटर है। समापन इसका कहाँ पर होता है? चंबल नदी में जाकर। बेटा इसकी एक सहायक नदी आपसे पूछी जा सकती है, जो कि आपके पास कौन सी है? खान नदी है। खान नदी जिसके किनारे क्या बसा है बेटा? इंदौर बसा है। अब आपको थोड़ा सा याद रखना है, बेसिकली ये नाला बन चुका है, पर क्षिप्रा नदी के बारे में जितनी सारी बातें आपको यहाँ पर जानना चाहिए, उतनी लगभग सारी की सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दी हैं? बता दी हैं। देखो बेटा ये हमारा जो एमपी है, इस एमपी की कुछ इंपोर्टेंट रिवर हैं। कुछ इंपोर्टेंट रिवर होने का मतलब क्या है कि जिनसे क्वेश्चन हमेशा आपका जो प्रीलिम्स है, आपका जो मेंस है, वहां पर आते ही आते हैं। मैंने ये नहीं बोला है कि ये सारी की सारी नदियां आपके यहाँ पर क्या हो गई हैं? कवर हो गई हैं। अब आपको एक काम करना है, रिमेनिंग हमारी जो नदियां हैं, इन नदियों का आपको 3-4 डेटा याद रखना है। जैसे मान लीजिए हमारी बहुत सारी रिवर आपके पास यहाँ पर रह गई हैं। इन नदियों में आपको क्या याद रखना है बेटा? एक आप लोग याद रखेंगे क्या? उद्गम, उद्गम पॉइंट कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। एक आप लोगों को याद करना है इसका जो समापन बिंदु है, ये समापन बिंदु। इसके साथ में अगर इसकी कोई सहायक नदी है तो सहायक नदी भी आप लोग याद रख सकते हैं, और आपको लंबाई याद करनी है। ये 4 बातें आपको याद करनी है, जो भी हमारी मध्य प्रदेश की नदियां रह गई हैं उनके बारे में। जितने सारे क्वेश्चन नदियों से बनते हैं, लगभग वो सारी की सारी नदियां मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दी हैं? कवर कर दी हैं। अब अपन कुछ लेक्चर के माध्यम से यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो आपके पास बेटा जैसे नदी घाटी परियोजना है, मैं नदी घाटी परियोजना आपको पढ़ाऊंगा। तब जो बैनगंगा नदी है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बैनगंगा जो नहर है ये हमारी पहली नहर है, 1923 में बनाई गई थी। बैनगंगा आपके पास जो है और वर्धा है, इसका संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में जाके मिल जाती हैं। तो ऐसी नदियों के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तवा नदी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए। तो बेटा जो रिमेनिंग नदियाँ आपकी मध्य प्रदेश की रह गई हैं, आप लोग कोशिश करिएगा कि किसी भी किताब के माध्यम से उनका उद्गम, उनका समापन और उनकी लंबाई को क्या कर लें? याद कर लें। एक और काम आप लोगों को करना है, जो नदियां हैं इनके किनारे बसे हुए शहर भी आपको याद करने हैं। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं पेपर में। बेटा थोड़ा सा आज आपको एनर्जी कम लग रही होगी, उसके पीछे कारण क्या है कि थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हैं। तो ऐसी उम्मीद कर पा रहा हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कोड यूज कर सकते हैं गौरव लाइव। यहाँ से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा प्लस पर। काफ़ी सारे कोर्सेज मेरे प्लस पे चल रहे हैं और कोर्सेज आने वाले हैं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने की। इन लेक्चर्स को बेटा लाइक करें, शेयर करें। आपके जो फीडबैक है वो हमें ज़रूर बताएं कि सर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कुछ कमियाँ आपको लगती हैं तो ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम एंड गुड डे।